हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीट 2013 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली वर्क डन से रिलेटेड है कि किसी पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो तो उस फोर्स के कारण उस पार्टिकल पे कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करना है। पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i plus j Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from the position 2i plus k cap meter to position 4i plus 3j minus k meter. The work done by the force on the particle is। तो हम लोग को फोर्स कितना वर्क किया ये निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन जो है सारा वेक्टर्स के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग को वेक्टर अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एक बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं पहले फोर्स के, और वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर किसी पार्टिकल पे सपोज कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल का मास कुछ भी हो सकता है, सपोज मास m है और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा हो, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स F कहने का मतलब है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा आगे भी, और इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर ये 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही रहेगा। क्लियर है? तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है। तो किसी पार्टिकल पे अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उसको कुछ डिस्प्लेस किया, सपोज ये पार्टिकल यहाँ आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये d है, तो हम लोग लिखते हैं कि जो वर्क डन है इस फोर्स के कारण वो कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट d। फोर्स भी कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, सिंपली एफ डी लिख सकते हैं, या सिंपल प्रोडक्ट है ये, जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो जब फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को वर्क डन मिल जाता है। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन, सपोज कोई पार्टिकल है इस तरह से और फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये कुछ थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, एफ और डी नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो जनरली वर्क डन का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, एफ डॉट डी। इस एफ डॉट डी लिखने से सारे तरह का जो कंडीशन है वो इसके अंदर आ जाता है, चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, किसी एंगल पे हो, तो सारा कंडीशन हम लोग का इस एफ डॉट डी के जनरल फार्मूला में आ जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी लिख के ही प्रॉब्लम का शुरुआत करें। कारण है कि गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और सिंस हम लोग के गिवन इस प्रॉब्लम में जो 2013 में पूछा गया था उसमें सारा इंफॉर्मेशन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, फोर्स भी, तो हम लोग अप्रोच इसी से लेंगे। एफ डी और एफ डी कॉस्टा में ना जाकर सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर का। तो अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रॉब्लम पे जाएं, थोड़ा सा इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है। जैसे वर्क डन को हम लोग एफ डॉट डी लिखते हैं, इसको एफ डी भी लिखते हैं, एफ डी लिखते हैं, और इसको एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तीन तरीके से इसको लिख सकें। अब कब यूज़ करना है, तीनों में कुछ कन्फ्यूज़न जरूर होता है कि डॉट प्रोडक्ट कब लगाएंगे, कब एफ डी कॉस्टा लिखते हैं, कब एफ डी लिखते हैं। ये है दोनों इसी फॉर्मूले के अंदर, लेकिन डायरेक्टली जब अप्रोच करते हैं तो एफ डी कब लिख सकते हैं, एफ डी कॉस्टा कब लिख सकते हैं, जब थीटा एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में गिवन हो। जैसे यहाँ एफ है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर इस साइड हो रहा हो और थीटा गिवन हो, तब एफ डी कॉस्टा यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब फोर्स भी पता हो, डिस्प्लेसमेंट भी पता हो, थीटा पता हो, तब एफ डी कॉस थीटा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर थीटा नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, सिंपली एफ डॉट डी में जाएंगे या एफ डी में जाएंगे। एफ और डी में ये फार्मूला कब रिड्यूस होता है तो आखिर एफ डॉट डी का ही ये दोनों फार्मूला,
तो एफ डी में कब रिड्यूस होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा। जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो सिंपली एफ डी हो जाएगा। और एफ डॉट डी किसी भी केस में हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, ये कहीं भी यूज कर लेंगे, यही रिड्यूस होकर एफ डी बनेगा और एफ डी कॉस थीटा बनेगा। क्लियर है? अब हम लोग वेक्टर अप्रोच से देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर्स को शो किए हैं। सपोज पार्टिकल 1 जब है, पार्टिकल जब रेस्ट में था इनिशियली, तो यहाँ पार्टिकल 1 पे था और फोर्स एक्ट करना शुरू हुआ, तो पार्टिकल का 1 से डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया? 2 पे। ये 1 से 2 पे आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोग एरो शो कर रहे हैं वो वेक्टर का डायरेक्शन है। पार्टिकल 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना होगा। और ये जो वेक्टर है ये r1 वेक्टर होगा क्योंकि ये इनिशियल वेक्टर है r1, और ये r2 वेक्टर होगा क्योंकि ये फाइनल वेक्टर है। इसी को ये लोग जो एग्जाम में पूछा गया कि वर्ड्स में कैसे लिखें, तो इनिशियल पोजीशन को किससे डिनोट किया है? r1 से, और जब पार्टिकल 2 पे आ गया तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r2। हम लोग पोजीशन वेक्टर जानते हैं, जब किसी पॉइंट को उसके ओरिजिन से मिलाते हैं तो वो पोजीशन बन जाता है, और जब वेक्टर से शो करते हैं तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? r1 और फाइनल r2। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r2 माइनस r1। ये जो डिस्प्लेसमेंट है d, ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा। d इक्वल्स टू r2 माइनस r1। ट्रायंगल रूल के हिसाब से भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करे और फिर वापस यहाँ पे आए तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है? किसी दो का सम रिजल्टेंट के बराबर होगा, उसी से ये चीज़ आया है r2 माइनस r1। ठीक है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बस सेंस मालूम होना चाहिए पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया है। अगर पार्टिकल 2 से 1 की तरफ मूव करता तो हम लोग r1 माइनस r2 लिखते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डी, और दोनों वेक्टर के फॉर्म में है तो हम लोग वेक्टर से ही अप्रोच लेंगे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। अब फोर्स का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना गिवन है? 3i प्लस जे, तो 3i प्लस जे कैप ऐसा लिख सकते हैं, डॉटेड विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को r2 माइनस r1 निकालना होगा, तो पहले r2 निकाल लेते हैं। r2 कितना है? r2 वेक्टर जो है वो है 4i प्लस 3j माइनस के, 4i प्लस 3j माइनस के कैप, ये है r2 वेक्टर। मतलब फाइनल वेक्टर कितना है? 4i प्लस 3j माइनस के, और इनिशियल वेक्टर क्या है? 2i प्लस के कैप, और r1 वेक्टर क्या है? 2i प्लस के कैप। तो r2 में से r1 को घटाना है, तो r2 में से r1 घटाएंगे तो 4i माइनस 2i करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट d इक्वल्स टू 4 में से 2 घटाएंगे तो 2i, और माइनस के, और ये भी माइनस के हो जाएगा तो माइनस 2k ऐसा होगा, और प्लस 3j वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, r2 के जगह हम लोग इसको रखेंगे 4i प्लस 3j माइनस के, और माइनस ऑफ r1 तो 2i प्लस के है। जब माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ 2i माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस 2k। 3j के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, 3j वैसे का वैसे ही रहेगा, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2i माइनस 2k प्लस 3j। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले हम लोग? अब सीधे यहाँ लिख लेंगे 2i प्लस 3j माइनस 2k कैप, ऐसा होगा। अब यहाँ वर्क पे हम लोग वेक्टर साइन लगा रहे हैं। इतना तो क्लियर है कि वर्क डन जो है वो स्केलर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। इसका डॉट प्रोडक्ट का सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि केवल मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा, कोई आई और जे इन्वॉल्व नहीं होगा। उससे भी प्रूव होता है कि वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा सेम यूनिट वेक्टर को हम लोग सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे और जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो 3i मल्टीप्लाइड बाई 2i कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और आई कितना होता है 1, प्लस जे को देखते हैं, जे इंटू 3j, जे इंटू जे 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 9, और इसका यूनिट लिख लेंगे जूल। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 9 जूल मिला, इसके साथ कोई आई और जे नहीं है, इसका मतलब वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस पर हम लोग वेक्टर साइन नहीं लगाते हैं। तो किसी दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं डॉट के रूप में कि हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिले। वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, लेकिन जब डॉट करते हैं तो स्केलर मिलता है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। जब वेक्टर अप्रोच से दिया गया हो, सिर्फ वर्क डन से ही नहीं, किसी और प्रॉब्लम में भी अगर दिया हो पोजीशन के टर्म्स में, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल क्या देगा, नेट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमेशा याद रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान था, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिला वेक्टर्स का कि किस तरह से वेक्टर के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।